बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 24 इक़्सास सुन चुके हैं। अब किस्त 25 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही हमारी वीडियो को लाजमन लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और साथ ही हमें अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में लाजमन आगाह किया कीजिए। मैंने उसे निकाला और जरा सी कोशिश से उसके सारे फंक्शन समझ गया। राइफल और पिस्तौल के इजाफी मैगजीन लिए जो शलवार की जेब में आ गए थे और कमीज तले इनका पता नहीं चल रहा था। राइफल मैंने साइमा को थमा दी, वो इसे चादर तल रख लेती और पिस्तौल मैंने शलवार के नेफे में उड़स लिया था। हम बाहर निकले तो सुबह का वक्त होने की वजह से हो का आलम था। मर्द हजरात नमाज पढ़ के मस्जिदों से आ चुके थे और अब काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे सो रहे थे क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां थीं, इसलिए गलियों में सन्नाटा था। साइमा फिक्रमंद थी, तो लोग इसे भी मारने का फैसला कर चुके थे। इसकी किस्मत अच्छी थी कि हम पहुंच गए और उसे कैद खाने से निकाल लाए। शफीउल्लाह को सुनकर उसने पहले वावेला मचाया था मगर फिर खामोश थी। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे वो जगह दिखाना है, इसके बाद जो करना है मुझे खुद करना है। मैं तुम्हारा साथ दे भी नहीं सकती, उसने कहा। हालांकि कल रात तुमने इन चारों से बदला लिया था, वो दूसरी बात है। और सच तो ये है कि बाद में मेरी तबीयत ये सोच कर ही खराब हो गई थी कि मैंने क्या कर डाला है। तुमने बिल्कुल ठीक किया, वो इससे भी ज्यादा कड़ी सजा के मुस्तहिक थे। बहरहाल मैं तुम्हारा इसी हद तक ताउन चाहता हूं। उसने सर हिलाया। तब तुमने इन्हें सजा क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि उन्होंने जुबान खोल दी तो मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं कोई मुजरिम या कातिल नहीं हूं। मैं जानती हूं तुम अपने भाई की वजह से इनके पीछे लगे हो, लेकिन ये इसलिए तुम्हें खत्म नहीं करना चाहते कि तुमसे कोई खौफ है। मैं चौंका। क्या मतलब? ये तुम इसलिए मारना चाहते हैं कि बाहर से इसका हुक्म आया है? बाहर से? कहां से? मैं नहीं जानती। तुम जान गए हो कि गौहर शाह ने मुझे रखा हुआ था। मैं उसकी मुल्तान रोड वाली कोठी में रहती थी। मुझे हर एक के सामने आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं। मगर गौहर शाह ज्यादातर मेरे पास ही होता था और इस वजह से मुझे बहुत सी बातों का पता चल जाता था जिनसे दूसरे वाकिफ नहीं हो सकते। मैं सोच में पड़ गया। वो गौहर शाह की राजदार थी और यकीनन उससे कहीं ज्यादा जानती होगी जितना बता रही थी। अगर बाद में कभी गौहर शाह कानून का सामना करता तो इसके खिलाफ अहम तरीन गवाह साबित हो सकती थी। मगर यह बात की बात थी। अभी तो मैं अपने बारे में जानना चाहता था कि बाहर से किसने मेरे खात्मे का हुक्म दिया था। तुम्हें अंदाजा है कि गौहर शाह को मेरे बारे में यह हुक्म किसने दिया? यह मैं नहीं जानती। वो फोन पर किसी से कह रहा था, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था। गौहर शाह की कोठी कहाँ है? अल्लामा इकबाल टाउन में, उसने कहा और मुझे फिर कोठी का पता बताया। इस दौरान में हम फिरोजपुर रोड से लाहौर रिंग रोड पर मुड़ गए थे। साइमा को सिर्फ इतना मालूम था कि वो जगह फेज 6 में थी। इसके बाद वो रहनुमाई कर सकती थी। हम मुख्तलिफ सड़कों पर गामजन थे। उसने कहा अब दाएं तरफ जो पहली डबल रोड आएगी इस पर मुड़ना है। ये तो बहुत आसान है, तुमने रोशनी की शर्त क्यों लगाई? और रात में मुझे समझ नहीं आता, उसने कहा। हम DHA के साफ सुथरे इलाके में थे। चौड़ी सड़कों के किनारे दूर तक खूबसूरत आराइशी दरख्त लगे हुए थे। जब हम उड़ने लगे तो इसने रोक दिया। बस आगे मत जाना, पहली क्रॉसिंग के बाद जो दूसरी क्रॉसिंग आएगी इसके फौरन बाद वाला बंगला है। मैंने देखा दूसरी क्रॉसिंग यहां से खासे फासले पर थी। यह तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला था। तुम इस जगह के बारे में क्या जानती हो? वो हिचकिचाई। फिर उसने कहा, यह असल में गौहर शाह का अयाशी का अड्डा है, क्योंकि यहाँ पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे कम आते हैं। वो यहाँ पार्टियां भी देता है जिनमें शराब पानी की तरह बहाई जाती है। न जाने कहां कहां से पेशावर लड़कियां लाई जाती हैं। अगवा करके लाई जाने वाली लड़कियों को भी यहीं रखा जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, इनमें गौहर शाह के दोस्त भी होते हैं और वो सरकारी अफसरान भी जिनके ताउन से उसका धंधा चलता है। गौहर शाह इस धंधे में भी मुलविस है। कौन से धंधे में? यही लड़कियों का अगवा। नहीं, उसे या उसके साथियों को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे खामोशी से अगवा करके यहाँ लाते हैं। अपना मतलब निकालने के साथ वो इसकी वीडियो और तस्वीर भी लेते हैं और फिर उसे खामोशी से उसके घर पहुंचा देते हैं। अगवा के बाद उसके घर वालों को पहले ही खबरदार कर देते हैं कि लड़की इनके पास है और वो तावान का बंदोबस्त करें। घर वाले बेचारे पुलिस के पास जाने के बजाय तावान के चक्कर में पड़ जाते हैं और अगले दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है और इनके घर वालों को बता दिया जाता है कि वो अपनी लड़की को कहां से ले सकते हैं। बाकी लड़की इन्हें खुद बता देती है और वो लोग अपनी इज्जत के खौफ से खामोश हो जाने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो पुलिस के पास जाते होंगे। इनकी भी अपनी मिट्टी पलीद होती है। साइमा ने तलखी से कहा, मुझे ऐसे ही लाया गया था, मगर गौहर शाह का मुझ पर दिल आ गया और मेरे घर वाले इंतजार ही करते रह गए। ये कोई सबूत नहीं छोड़ते।
लड़की ना तो जगह देख पाती है और ना किसी की सूरत वो कुछ बता ही नहीं सकती। तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि गौहर शाह ने मुझे धमकी दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ और भाइयों को मार देगा, मेरी शादीशुदा बहन को अगवा करा लेगा। मैं वैसे ही लूट चुकी थी, वापस जाकर क्या करती? इसके साथ रहने पर मजबूर हो गई। गौहर शाह ने मुझे अपनी कोठी पर रखा हुआ था। शफीउल्लाह ने बताया था कि उसने गौहर शाह को कत्ल करने की कोशिश की थी और तुमने उसकी जान बचाई थी। उसके होठों पर तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने शफीउल्लाह की जान बचाई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने गौहर शाह को कत्ल करने की कोशिश की थी, बल्कि इसलिए कि वो उसे मेरे हवाले से ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी मिन्नत समाजत पर गौहर शाह ने उसे मुआफ कर दिया, मगर अपने आदमियों के हवाले कर दिया कि वो इससे काम ले। गोया शफीउल्लाह ने मुझसे झूठ बोला था। बहरहाल इसके दिल में गौहर शाह से इंतकाम लेने की ख्वाहिश थी, तभी उसने मुझे इस हवाले से खबरदार किया था। अब वो अपने अमाल का हिसाब देने अल्लाह के हजूर जा चुका था। मैंने साइमा से पूछा, तुम बाद में भी यहाँ आती रही हो? बेशुमार बार। आखिरी बार 1 महीना पहले आई थी, तब तुम्हें इसके हिफाजती इंतजामात का अच्छी तरह इल्म होगा। इस 2 मंजिला कोठी में ऊपर नीचे 12 कमरे हैं, 7 ऊपर हैं और 5 नीचे। नीचे एक बहुत बड़ा हाल है, इस वजह से बेडरूम सिर्फ 3 हैं और ऊपर के सारे ही बेडरूम्स हैं। दूसरे लफ्जों में ये जगह अय्याशी के लिए मखसूस थी। इतने सारे बेडरूम्स का क्या मकसद हो सकता था? मैंने हिफाजती इंतजामात का पूछा है, यहाँ कितने बंदे होते हैं? कम से कम 6 अफराद होते हैं, उसने जवाब दिया। एक आदमी हर वक्त गेट पर होता है और सब के सब बहुत खतरनाक बंदे हैं, चटे हुए कातिल और सफाक। मैं फिक्रमंद हो गया था कि ऐसी जगह मैं कैसे दाखिल होऊंगा, इतने लोगों से कैसे मुकाबला करूंगा, मगर मुझे हुमैरा को आजाद तो कराना था। साइमा ने बताया था कि अगवा होने वाली लड़कियों को यहीं रखा जाता था, तो हुमैरा की मौजूदगी भी यहाँ मुमकिन थी। दोबारा बाइक पर बैठा और उससे कहा, आओ बंगले का एक राउंड लगा कर आते हैं, मैं इसे देखना चाहता हूँ। उसने झुरझुरी ली, मुझे डर लग रहा है। मैंने सोचा और सर हिलाया, ठीक है, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने बाइक आगे बढ़ाई। पहले रफ्तार तेज रखी थी, मगर आगे जाकर जरा सुस्त रवि से चिल्लाता हुआ बंगले के सामने से गुजरा। फ्रंट पर स्याह रंग का भारी लेकिन डिजाइन वाला गेट था। बंगले की इमारत पीछे थी। गेट की ऊपरी चालियों से तवील पोर्च नजर आ रहा था और उसमें एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। बंगले की 4 दीवारी तकरीबन 10 फुट ऊंची थी और इस पर नोकदार आराइशी हिफाजती ग्रिल थी। बंगला 2 केनाल पर था। इसके बराबर वाला प्लाट खाली था और जब मैं घूमकर अक्कम में आया तो अकबी और आसपास के प्लाट भी खाली थे। गोया यह बंगला सबसे अलग थलग था। अंदर इमारत 4 दीवारी से हटकर थी। इमारत के अंदर जाने के लिए पहले गेट से दीवार से अंदर जाना लाजमी था और दोनों ही काम आसान नजर नहीं आ रहे थे। सुस्त रवि के साथ यह राउंड मैंने 10 मिनट में तय किया और जब वापस उस जगह आया जहां साइमा को छोड़ा था तो मुझे धचका लगा, वो वहां नहीं थी। मैंने आसपास देखा, वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। ग्रीन बेल्ट पर जो आराइशी दरख्त लगे हुए थे, इनके पीछे या नीचे रोपोश होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिक्रमंद होकर मैंने बाइक पर तेज रफ्तारी से आसपास का चक्कर लगाया, मगर साइमा का दूर दूर तक पता नहीं था। पहले मुझे ख्याल आया कि शायद किसी ने उसे इत्तिफाकिया देख लिया और फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ गई है जिनसे मैं जान छुड़ा कर लाया था। लेकिन अगर उसे पकड़ा था तो उसे इसी बंगले में लाते और मैंने इसका जितनी देर मुआयना किया, इस दौरान में बंगले पर मेरी मुकम्मल नजर रही थी। मुश्किल से 2 मिनट के लिए मैं अक्कम में गया था और इतनी जल्दी यह काम बहुत मुश्किल था। सोचने पर मुझे ज्यादा इम्कान इस बात का नजर आया कि वो मौका पाकर फरार हो गई थी। हालांकि हमने उसे कैद नहीं किया हुआ था, हम तो उसे कैद से छुड़ा कर लाए थे और उसे मौका दिया था कि वह अपने मुजरिमों से बदला ले सके, मगर शायद उसे हम पर एतबार नहीं आया था। उसने जाहिर किया कि उसने खुद को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन मौका पाते ही उसने फरार होने में एक लम्हे की देर नहीं लगाई थी। इसके पास जाती हिफाजत के लिए राइफल थी। अब समझ में आया कि वो दिन की रोशनी की बात क्यों कर रही थी। रात की तारीकी में वो अकेले कहाँ जाती और इस वक्त ट्रांसपोर्ट भी कहाँ मिलती। दिन में वो जा भी सकती थी और इसे ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती। रिंग रोड यहाँ से 1 किलोमीटर मुश्किल से दूर था। वहां से उसे बस, रिक्शा, टैक्सी सब मिल सकता था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो आस पास कहीं नहीं है तो मैं एक ठंडी सांस लेकर रवाना हो गया। मेरा रुख सरफराज के घर के बजाय हॉस्टल की तरफ था। बंगले का मुआयना करने पर मुझे महसूस हुआ कि इसमें दाखिल होना आसान काम नहीं था और एक आदमी के बस की तो बात हरगिज नहीं थी। गुज़िश्ता रात की कामयाब कार्रवाई के बाद मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं हुई थी। गुज़िश्ता शब भी मैं मखसूस हालात और सरफराज की वजह से कामयाब हुआ था। फिर इस कोठी में घुसना आसान साबित हुआ था। वो इनका कैद खाना था, इसलिए इसमें ऐसा बंदोबस्त था कि कोई वहां से फरार ना हो सके। इस चीज का खास एहतमाम नहीं था कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। यही वजह थी मैं और सरफराज बआसानी अंदर पहुंच गए थे, मगर यह बंगला अहम लोगों के इस्तेमाल में था और इसमें हिफाजत का बंदोबस्त भी इसी लिहाज से किया गया था। अब मैं अकेला था और मेरा जहन भी काम नहीं कर रहा था। मैं हॉस्टल पहुंचा तो नाश्ता चल रहा था। मैंने नाश्ता किया और शफी अहमद से नजर बचाकर ऊपर आया।
ताला खोलकर अंदर आया और एसी चलाकर बिस्तर पर लेट गया। मेरा जिस्म और ज़हन दोनों टूट रहे थे। परेशान कुन ख्यालात की यलगार थी और मैं इनसे बचना चाहता था। शायद इसी वजह से मेरे ज़हन ने सेल्फ डिफेंस का काम किया और मैं कब सो गया मुझे खबर नहीं हुई। मेरी आंख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। 7-8 घंटे की तवील नींद ने मेरे जिस्म और ज़हन को हल्का कर दिया था। मैंने उठकर गुस्ल किया और कपड़े बदले। सरफराज का शलवार कुर्ता मुझे किसी कदर छोटा और फंस रहा था। इससे निजात पाकर मैंने सुकून का सांस लिया। करम खान को चाय का कहकर मैंने सरफराज को कॉल की। इसने पूछा, तुम कहाँ हो? बाहर हूं, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। वो फरार हो गई है। सरफराज चौंका, फरार हो गया कैसे? उसने मुझे वो बंगला दिखाया जहां हुमैरा हो सकती है। मैं बंगले का मुआयना करने गया, वापस आया तो वो गायब हो चुकी थी। वो तुम्हें बेवकूफ बना गई है, वो हंसा। मुझे यकीन है उसने गलत जगह दिखाई होगी। क्या तुमने तस्दीक की है कि वही जगह है? अब मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने तस्दीक तो की नहीं कि यह बंगला वाकई वही था और साइमा गायब हो गई थी। मैं कैसे कह सकता था कि वही जगह थी या नहीं? इसके गायब होने से साबित था कि उसे हम पर एतमाद नहीं था। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि वो शुरू से झूठ बोल रही थी और शायद उसे हुमैरा के बारे में कुछ इल्म नहीं था। उसे फरार होना था, इसलिए उसने ये कहानी गढ़ी और मैं बेवकूफ़ बन गया। मैंने खिफा से कहा, नहीं, मैं कैसे तस्दीक कर सकता था? मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि तुम्हें चूना लगा गई है। उसने कहा, अब मेरी रकम ला दो, मैं इस चक्कर में मजीद नहीं पड़ना चाहता। मैं ये चीज़ें भी ज्यादा देर नहीं रख सकता हूँ। तुम्हारी रकम जल्द मिल जाएगी। मैंने उसे खबरदार किया, मगर अभी गाड़ी और असलहे को मत छेड़ना। तुमने ये मकान भी खरीदने का कहा था। वैसे तो इसकी मालियत 20 लाख के करीब है, लेकिन मैं तुम्हें 18 में दे दूंगा। उसने कहा, जगह पक्की है, पहले मैं इस मसले से तो निमट लूं। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा और कॉल काट दी। ये एक नई परेशानी थी। मैंने अमजद साहब को कॉल की। वो मेरी आवाज़ सुनकर बोले, सैफ, हुमैरा को कुछ पता नहीं है। उनका लहजा थका हुआ था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अमजद साहब, मैं भी उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है वो बाहिफाजत वापस आएगी। पुलिस क्या कहती है? कुछ भी नहीं। इनकी सारी गाड़ियां अस्पताल में तोड़ रही हैं। 5 स्टाफ से कई अफराद को हिरासत में लिया गया है, मगर इनसे भी कुछ मालूम नहीं हो सका। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकेगी। मैंने कहा, जो कुछ कर सकता था वो खुद अस्पताल में लेटा हुआ है। मुझे भी शादाब से उम्मीद थी। उन्होंने सर्द आह भरी। मैंने उनको तसल्लियां दी और फिर रुबीना को कॉल करके शादाब की हालत का पूछा। उसे मुकम्मल होश आ गया था, मगर अभी डॉक्टर उसे 2 से 3 दिन ICU में रखना चाहते थे, ताकि उसके जिगर और मैदे के जख्म भर जाएं या कम से कम इनसे ब्लीडिंग का खतरा बाकी न रहे। यह अच्छी खबर थी कि अब शादाब की जिंदगी को खतरा लाहक नहीं रहा था। रुबीना घर आ गई थी, इसलिए शादाब से बात नहीं हो सकी थी। इसने कहा कि वो अस्पताल जाकर शादाब से मेरी बात कराएगी। कॉल करके मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे तस्दीक करूं कि साइमा ने सच कहा था। अचानक मुझे गौहर शाह की रहायश का ख्याल आया। साइमा ने उसका पता बताया था। अगर उसने झूठ बोला था तो इस बारे में भी झूठ बोला होगा। मैं खड़ा हो गया। मैं तस्दीक कर सकता था। मैंने पिस्तौल, मोबाइल और रकम साथ रखी थी। बाकी अपनी सारी दस्तावेजात और चीजें वहीं छोड़ दी थी। किसी हंगामी सूरत हाल में मैं अपनी चीजों से हाथ धो लेता तो इन्हें दोबारा बनवाना भी एक मसले से कम न होता। मैंने सोचा कि शादाब ठीक होकर घर आ जाए तो मैं अपना सामान उसी के पास रखवा दूंगा। मैं नीचे आया तो शफीक अहमद काउंटर पर मौजूद था। उसने तपाक से कहा, डॉक्टर साहब, कल से आपकी सूरत ही नजर नहीं आ रही है। एक दोस्त के यहाँ चला गया था। उसने जबरदस्ती रोक लिया। मैंने कहा, मुझे याद है रेफरेंस वाली बात, मैं जल्द। छोड़ें जी, उसने बेतकल्लुफी से कहा। अब तो मैंने अपना ही रेफरेंस डाल दिया। 50 साल हो गए इस दुनिया में और 10 साल से इस धंधे में हूं। बंदे की पहचान थोड़ी बहुत मुझे भी है। मैंने सुकून का सांस लिया। इस एतमाद के लिए शुक्रगुजार हूं। मेरी तो ख्वाहिश है अब आप इधर ही रहें, पर आप हो डॉक्टर, कुछ अरसे में अपना क्लिनिक खोलोगे और फिर शायद अपना घर ले लो। आप फिक्र ना करें, अभी इसमें बड़ा लंबा टाइम है। मैंने जाते हुए कहा। 2 दिन से मुसलसल इस्तेमाल और गर्द मिट्टी में चलाने के बाद बाइक की हालत खासी खराब हो गई थी। अब वो मुश्किल से नई लग रही थी। मैं भी यही चाहता था। मैंने उसके आगे पीछे की नंबर प्लेटों का जायजा लिया। बाहर निकला तो एक जगह कुछ पानी जमा था। मैंने हाथ पर एक आवारा शापर लपेटा और पानी के किनारे मौजूद गीली मिट्टी उठाकर थोड़ी थोड़ी दोनों प्लेटों पर यूं मलती जैसे कीचड़ से गुजरते हुए इत्तिफाकन लग गई हो। अल्लामा इकबाल टाउन ज्यादा दूर नहीं था। ये मॉडल टाउन से तकरीबन मिला हुआ था। 20 मिनट बाद मैं मतलूबा इलाके में पहुंच गया। यहाँ सारी बड़ी कोठियां और बंगले थे। कुछ देर बाद मुझे मतलूबा कोठी मिल गई। इसके सामने से गुजरते हुए डूबते सूरज की रोशनी में चमकती हुई नेम प्लेट साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर गौहर शाह लिखा हुआ था। साइमा ने कम से कम इस बारे में सच कहा था। गेट बंद था। मैं कुछ आगे गया था कि गेट का छोटा दरवाजा खुला और एक मुलाजिम नुमा शख्स बाहर आया। वो सादा शलवार सूट में था और उसने हाथ में एक अदर टोकरी थाम रखी थी। वो पैदल ही एक तरफ चल पड़ा था।
मैंने कुछ आगे जाकर बाइक घुमाई और वापस जाने लगा, मगर मैंने रफ्तार सुस्त रखी थी। इस वक्त मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं था, बस मैं मुलाजिम के पीछे जा रहा था। वो गली के कोने तक पहुंचा था कि मैं भी उसके पास पहुंच गया। फिर गैर मुतवक्का बात हुई। वो गली से घूमा और साथ खड़ी एक कार में बैठा और वो फौरन आगे बढ़ गई थी। मैंने बाइक उसकी तरफ घुमा दी। जो सिल्वर ग्रे रंग की मेहरान कार थी और खासी खस्ताहाल लग रही थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुलाजिम उसके बराबर में बैठा हुआ था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि मुलाजिम ने इसे कोई चीज दी और वो उसने डैशबोर्ड में डाल दी। 5 मिनट से भी पहले उसने मुलाजिम को एक कमर्शियल एरिया की एक वीरान गली में उतार दिया। मुलाजिम दुकानों की तरफ चल पड़ा था और मेहरान कार कुछ देर रुके रहने के बाद वहां से निकली और तेजी से जाने लगी। मैंने किसी कदर हिचकिचाहट के साथ बाइक मेहरान के पीछे लगा दी। वो मुल्तान रोड पर आया और समना आबाद की तरफ रवाना हो गया। एक जमाना था जब मुल्तान रोड और इसके आसपास की आबादियां लाहौर से बाहर तस्वुर की जाती थीं, मगर अब यह लाहौर शहर का बुनियादी हिस्सा बन गई थी। सड़क पर खासी ट्रैफिक थी और इस वजह से मुझे मेहरान कार पर नजर रखने में जरा मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि यहाँ तकरीबन हर तीसरी खाड़ी मेहरान थी और हर दूसरी मेहरान का यही रंग था। मैंने इस मुश्किल का हल ये निकाला कि मेहरान से तकरीबन चिपक कर चलने लगा। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि इस ट्रैफिक में बाइक वाले फायदे में थे और वो लहराते बल खाते अपना रास्ता बनाते जा रहे थे। मुश्किल में गाड़ी वाले थे। ऐसे में मैं उससे पीछे चिपक कर जा रहा था, जबकि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तकरीबन 10 मिनट बाद कार समनाबाद की तरफ घूम गई। ट्रैफिक के हजूम से निकले तो मैंने बाइक को पीछे कर लिया। कुछ देर बाद कार एक पार्क के साथ रुकी और इसमें मौजूद तनुमंद शख्स उतर कर पार्क में चला गया। उसने जिस्म पर फंसी हुई टी शर्ट और पुरानी घिसी हुई जीन्स पहन रखी थी। सर के लंबे बाल शानों तक आ रहे थे और खुले बाजुओं पर घने स्याह बालों का जंगल था। मैंने बाइक कुछ फासले पर रोकी और उतर कर पार्क की तरफ बढ़ा। किसी जमाने में यह बाकायदा पार्क रहा होगा, मगर अब देखभाल न होने की वजह से जंगल की सूरत इख्तियार कर गया था। इसके वस्त में भी जहां कभी घास और फूल पौधे होंगे, वहां अब बेरी और गूंद के दरख्त उगे हुए थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। गौहर शाह की कोठी से एक मुलाजिम नुमा शख्स निकला और इस शख्स के साथ कुछ देर कार में रहा और फिर मार्केट पर उतर गया। इसने इस शख्स को कोई चीज भी दी थी। इसका गौहर शाह से कोई ना कोई ताल्लुक था और तभी मैं इसका ताकुब करता हुआ यहां तक आया था। मैं एक चौड़े तने वाले दरख्त के पास से गुजरने लगा था कि कोई सर्द सी चीज आकर मेरे सर से लग गई। बस सब हरकत मत करना काके। दोनों हाथ ऊपर, शाबाश। मेरे सर से लगने वाली चीज यकीनन किसी हथियार की नाल थी। मैंने बेसाख्ता हाथ ऊपर उठा लिए। उसने दूसरे हाथ से टटोल कर मेरी तलाशी ली और पिस्तौल निकाल लिया। वाह काके, तुम तो मुसल्ला हो। शक्ल से तो लगता है कि तुम्हारे पास नाखून तराश भी नहीं होगा। आदमियों की शक्ल बहुत धोखा देती है। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। जैसे तुम रीछ के खानदान से लग रहे हो, मगर बोलते इंसानों की तरह हो। वो किसी कदर भारी जिस्म वाला और सरफराज के गेट अप स्टाइल में ताड़ी मूंछों और बालों वाला शख्स था, मगर ये सब असली था। कम से कम उसके हाथ उसकी गवाही दे रहे थे। फहन सा हैरत है, चाची के आदमियों में कोई तुम जैसा बोलने वाला भी है। मैं चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खुद जैसा जाहिल है, उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे ही जाहिल जमा किए हुए हैं। मेरा शाह जी से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा कि तुम उसके घर से मेरा पीछा कर रहे हो और कहते हो कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका लहजा इस्तजाइया हो गया। यह सच है, मैंने संजीदगी से कहा। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारा ताल्लुक गौहर शाह से है। ताल्लुक तो है, लेकिन दूसरा दुश्मनी का समझ लो। उसने बेपरवाही से कहा और अचानक पिस्तौल की नाल मेरे सर से लगा दी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा ताल्लुक गौहर शाह से नहीं है? मुझे एक लम्हे को खौफ आया कि वो गोली ना चला दे। इसका अंदाज खौफनाक हो गया था। मैं कैसे यकीन दिला सकता हूं? वैसे मैं तुम्हारा नहीं, इसके घर से निकलने वाले आदमी का ताक़ुब कर रहा था। वो तुम्हारी गाड़ी में बैठा और फिर तुमने उसे मार्केट में उतार दिया। इसके बाद तुम मेरा पीछा करने लगे। क्यों काके? मेरा नाम सैफ है, मैंने बदमज़गी से कहा। डॉक्टर सैफ। और काका मैं कहां से लग रहा हूं? बस मुझे लग रहे हो। अब मुझे ज्यादा शक हो रहा है, क्योंकि वो जो धंधा करता है इसमें डॉक्टर की जरूरत भी पड़ती है। मैं जानता हूं आजाद फरोश ही नहीं, आजाद चोर भी है। मैं खुद उसके पीछे हूं। वो क्यों? अब मुझे कुछ यकीन हो चला था कि वो सच कह रहा था। जिस तरह उसने मेरे बारे में कहा था कि मैं गौहर शाह का आदमी नहीं हो सकता, इसी तरह मैं भी उसके बारे में कह सकता था। मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। इसे आदिल के बारे में बताया तो वो चौंक उठा। मैंने उसके बारे में पढ़ा और सुना है और मेरा इरादा था कि इस बारे में मालूम करूंगा। तुम सचमुच उसके भाई हो? फिलहाल मैं सबूत पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई शनाख्ती चीज नहीं है। वो सब एक हॉस्टल में है जहां मैं मुकीम हूं। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो और मैं तुमको दिखा सकता हूं। चलो। वो फौरन मान गया। मैं झूठे को घर तक पहुंचाने का हुनर जानता हूं। मैं झूठा नहीं हूं, मैंने एहतजाज किया।